हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पर चर्चा करेंगे। स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली की ऊर्ध्वाधर तल में कि कोई हमारा स्प्रिंग होता है, इसको अगर जो हम ऊर्ध्वाधर तल में रख देते हैं तो हमारा इस पर कितना प्रत्यानयन बल होता है और इसके आवर्तकाल क्या होते हैं, इसकी आवृत्तियां क्या होती हैं, इसके कोणीय वेग क्या होते हैं, इसके बारे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो युग है इंजीनियरों का युग है। इस युग में हम सभी लोग मशीन यानी अभियांत्रिकी के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, जिसके बारे में यह स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली क्या उपयोगिता दर्शाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें आप लोग बने रहिएगा ताकि हमें पढ़ाने में और अधिक रुचि हो। तो ध्यान से देखते हैं कि इसका उपयोग कहां पर होता है। अधिकतर उपयोग जो होती है स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली की मशीनों में होती है, यानी मशीनरी में कराई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी लोग पंपिंग सेट मशीन देख रहे होंगे, उसमें हैंडल मारते हैं तो कंप्रेशन गिराते हैं। कंप्रेशन का मतलब कंप्रेसिव फोर्स लगाता है, जो अपना कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड करता है यानी दाब बल लगाता है, जिसके कारण उसमें वाल स्प्रिंग लगे होते हैं। वो वाल स्प्रिंग पर कंप्रेस करता है यानी दाब डालता है, जिससे वाल स्प्रिंग प्रत्यास्थ यानी अपना जो बल अपोजिट डायरेक्शन में यानी कंप्रेसिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। यानी किसी भी पंपिंग सेट मशीन में वाल स्प्रिंग होती है, उस वाल स्प्रिंग पर जब हमारा कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेशन गिराने पर लगती है तो हमेशा वह कौन सा बल लगाती है, प्रत्यानयन बल लगाता है। यानी जो वाल स्प्रिंग होती है प्रत्यानयन बल लगाता है। अब ध्यान से देखिएगा, उस वाल स्प्रिंग को अगर जो हम कस देते हैं, बहुत ज्यादा कस देते हैं, तो मशीन स्टार्ट नहीं होती है, जिससे उसका प्रत्यानयन बल का परिमाण जो होता है शून्य हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा ढीला कर देते हैं और कंप्रेशन गिराते हैं तो उसका जो प्रत्यानयन बल होता है वो ऑलरेडी बनी रहती है, जिससे मशीन अस्थायी पूर्वक स्टार्ट हो जाती है। तो आप समझते रहिएगा कि जो हमारा स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली है, इसका उपयोगिता हर एक मशीन केवल स्प्रिंग से दर्शाई जाती है, यानी मशीन में उपयोगिता दर्शाता है यह स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ऑलरेडी आप लोग देखते रहिएगा। अब हम समझते हैं इसकी कुछ थ्योरी हैं। अब हम मान लेते हैं, सपोज दैट लेट अस कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा एक स्प्रिंग है जिसका द्रव्यमान कितना है, नगण्य मान लिए हैं। कोई हमारा स्प्रिंग है, इसका द्रव्यमान क्या है, नगण्य मान लेते हैं, यानी उसका कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। वो जब नगण्य मान लिए तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। अब इसकी पूरी लंबाई मैं क्या मान लेता हूं, एल लंबाई मान लेता हूं, यानी एक एल लंबाई का स्प्रिंग है जिसको हम किसी सस्पेंशन पॉइंट से यानी निलंबन बिंदु से हम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए। कोई एल लंबाई का स्प्रिंग है जिसको हम निलंबन बिंदु से क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। इस पर कोई भार हम लटकाए नहीं है, कोई भार हम लोग क्या किए हैं, लटकाए नहीं है। अब हम समझते हैं कि जब हम इस पे भार लटका देते हैं, यानी एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट लटका देते हैं, तो यह अपना जो लंबाई एल था, कैपिटल एल था, उस एल से बढ़ करके एम द्रव्यमान लटकाने पर बढ़ करके स्मॉल एल और बढ़ जाता है। लेकिन देखा जाता है पुनः वह अपने रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है, पुनः वह अपने रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है, जिससे उसका जो एक्सीलरेशन होती है उस समय भी उसका क्या होता है, शून्य होता है। यानी हमारा कहने का उद्देश्य क्या है, हमारा कोई कैपिटल एल लंबाई का कोई स्प्रिंग है जिसका द्रव्यमान नगण्य मान लिए हैं, उसको हम ऊर्ध्वाधर लटका दें, यानी 90 डिग्री के अंश पर अपने सस्पेंशन पॉइंट या निलंबन बिंदु से क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। तो इसमें कोई हम परिवर्तन नहीं देखते हैं, इसमें कोई हमारा इसका एक्सेलरेशन भी देखते हैं और इसका फोर्स देखते हैं, सब ऑलरेडी इसका वेलोसिटी देखते हैं, सब शून्य होते हैं, इसके एंगुलर वेलोसिटी भी सब क्या होते हैं, शून्य होते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट लटका देते हैं उसमें। जब एम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट लटका देते हैं तो उसके लंबाई एल में कुछ वृद्धि हो जाती है। अब पुनः छोड़ देते हैं, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तो वो नीचे की तरफ एम द्रव्यमान का जो फोर्स होगा वो ऑलरेडी कार्यरत होगी, जिससे
उसका वो कुछ समय तक आएगा, पुनः स्थिर हो जाएगा और वह रेस्ट पोजीशन पर यानी स्थिर हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा, जिससे उनका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, उस समय भी शून्य होगा। लेकिन अब हम एक पोजीशन और देखते हैं कि अब हम नीचे की तरफ अपने मर्जी से फोर्स खींचते हैं, द्रव्यमान लटका भी है और उसके बाद भी हम अपना फोर्स अप्लाइड करते हैं, फोर्स अप्लाइड करके पुनः छोड़ देते हैं, तो उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या करता है, ए स्प्रिंग फोर्स अप्लाइड करता है। तब हम इसका यानी इस पर लगाए गए यम द्रव्यमान ऑब्जेक्ट के द्वारा और हमारे द्वारा लगाए गए पूरे बल का परिमाण क्या होगा, उस समय इसका प्रत्यानयन बल क्या होगा, उस समय इसका आवर्त काल क्या होगा, इसके बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ फिगर से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारा निलंबन बिंदु है, इसको मैं क्या मान लिया, ओ हमारे क्या है, निलंबन बिंदु है, यानी जिसे कोई इंग्लिश में सस्पेंशन पॉइंट कहेंगे। अब इस पर से एक स्प्रिंग लटका दी गई है, ऊर्ध्वाधर लटका दिया गया है, जिसकी लंबाई क्या है, L है। इस समय इस स्प्रिंग का जो द्रव्यमान है वो ऑलरेडी नगण्य है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग से m द्रव्यमान का कोई हम ऑब्जेक्ट लटका देते हैं। ऑब्जेक्ट लटकाने पर इसमें कुछ वृद्धि हो गई, यानी यहां से देखा जाए यहां तक तो हमारा पूरा लंबाई L था, लेकिन यहां से इतनी वृद्धि हुई, कितनी, स्मॉल l की वृद्धि हुई। जब हम m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट लटकाते हैं तो एक समान ग्रेविटेशनल एरिया में होती है, जिसका गुरुत्वीय त्वरण यानी कांस्टेंट होती है और इसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है, कांस्टेंट होती है। यानी अपने मर्जी से स्वतः लटकने पर ये m द्रव्यमान की लंबाई, m द्रव्यमान का वस्तु लटकने पर इसमें l लंबाई की वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये स्प्रिंग क्या करता है, अपनी साम्यावस्था में आने के लिए ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड करता है, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, स्प्रिंग की ऊपर की तरफ अप्लाइड करता है। लेकिन ये m द्रव्यमान लटक जाने पर एक कुछ समय तक यानी हमेशा के लिए ये स्टैटिकल पोजीशन पर आ जाता है, जिससे इसका एक्सेलरेशन a इक्वल क्या होती है बाबू, 0 होता है। अब फिर वही कंडीशन अब हम क्या करते हैं, इसको यम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट लटकाए हैं और फिर हम खींच देते हैं, खींच करके पुनः छोड़ देते हैं, यानी खींच देते हैं, खींच करके छोड़ देते हैं। तब हम देखते हैं कि ये स्प्रिंग जो होगा, खींचेंगे तो थोड़ा और तनेगा, और तनेगा तो कितना दूरी और वृद्धि हो जाती है, y वृद्धि हो जाती है। यानी जब हम ऑब्जेक्ट m लटकाए थे तब बल F था, अब हम ऑब्जेक्ट m भी लटकाए हैं और बल F भी लगा दे रहे हैं, तब उस समय m का बल और हमारे द्वारा लगाया गया बल दोनों क्या हो जा रहा है, F डैश हो जा रही है। तो हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट पुनः ऊपर की तरफ कंप्रेस कर जाता है, जिससे प्रत्यानयन बल के कारण ये ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। हम मान लिए कि इसका यानी प्रत्यानयन बल स्प्रिंग का हमारे द्वारा खींचे जाने पर प्रत्यानयन बल क्या है, F डैश है, और जब लटकाए थे खाली तब का बल क्या है, F है। तो दोनों का जो परिणामी बल है, उस बल का उस प्रत्यानयन बल को हम किससे डिनोटेड करेंगे, F डबल डैश से। तो F डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, यानी मैं मान लिया, कंपेयर कर लिया कि F डबल डैश है, तो इसके बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखते हैं लोग, मान लेते हैं, माना कि कैपिटल L लंबाई का कोई स्प्रिंग किसी सस्पेंशन पॉइंट निलंबन बिंदु से ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है। जब हम इसमें m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट लटका देते हैं तो उसमें स्मॉल l लंबाई की अपने आप स्वतः वृद्धि हो जाती है, जिसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में एक अपथ्रस्ट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स हमारा F कार्यरत होती है। लेकिन हम जब इसको और नीचे की तरफ खींच देते हैं, अपने द्वारा बल लगा के खींचते हैं, तो mg द्रव्यमान के कारण, m द्रव्यमान के कारण हमारे द्वारा लगाया गया बल एक क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में बल क्या है, F डैश है, जिसका पूरा परिणामी बल क्या है, प्रत्यानयन, पूरा परिणामी प्रत्यानयन बल क्या है, F डबल डैश है। तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे और इसके द्वारा इनकी आवृत्ति, इनका कोणीय वेग आदि की गणना करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम इसके बारे में पूरी स्टडी कर सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, समझते हैं। लेट अस कंसीडर, हम आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुके होंगे ऐसे, माना कि इसके द्वारा लगाया गया बल क्या है, यानी हमारे द्वारा या इस m द्रव्यमान के द्वारा लगाया गया बल क्या है, F है। F इक्वल नीचे की तरफ कार्यरत है mg और ऊपर की तरफ है प्रत्यानयन बल। तो F mg के क्या है, विपरीत दिशा में है, तब हमारा डायरेक्शन क्या मिलेगा, अतः ऐसे मिलता है F इक्वल माइनस mg। अब हम mg को अगर पक्षांतर कर दें तो F प्लस mg इक्वल क्या हो जाएगा, 0, ऐसा कंडीशन मिलने लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा
यानी जब हम यम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट लटकाए थे तो नीचे की तरफ हमारा mg कार्य कर रहा था और ऊपर की तरफ प्रत्यानयन बल F कार्य कर रहे थे। तो F इक्वल दोनों का विपरीत दिशा होने के कारण F इक्वल माइनस mg, और जब हम इसको पक्षांतर करें तो F प्लस mg कैलकुलेट होती है। अब आप लोगों को यहां पर देखना चाहिए कि इसमें कितने की वृद्धि हुई है। जब mg द्रव्यमान लटकाए हैं तो इसके लंबाई में कितने की वृद्धि हुई है, L। तो यहाँ पे हुक का नियम पारित होता है। हुक ने ऐसे कहा था कि जो प्रत्यानयन बल F होती है किसी स्प्रिंग के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन ये दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। यानी जो हमारा फोर्स F होता है और जो लंबाई L होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आगे देखिएगा, यानी F L के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी हुक के नियमानुसार ऐसे लिख देंगे, हुक के नियमानुसार, हुक के नियमानुसार, हुक के नियम से चलेंगे F प्रोपोर्शनल माइनस L। अब ध्यान से देखते रहिएगा, जब भी हम प्रोपोर्शनल का प्रतीक हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्या आता है कि जिसे हम स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक से जानते हैं। अतः प्रोपोर्शनल का प्रतीक हटाते हैं तो F इक्वल माइनस के एल, ऐसा कंडीशन आएगा, F इक्वल माइनस के एल। इसको इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट मानता हूं, इसको इक्वेशन नंबर मैं क्या मानता हूं, सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, ऐसे समीकरण 2 से F का मान, समीकरण 2 से F का मान, F का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तब हम क्या पाएंगे कि F के जगह मुझे क्या लिखना है, माइनस के एल प्लस क्या होगा mg इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब mg को हम पक्षांतर कर दें या करके ऐसे लिख सकते हैं कि mg इक्वल के एल, समीकरण नंबर इसको कितना मान लेते हैं 3। ऐसा ध्यान से देखते रहे कि mg इक्वल हमारा क्या वैल्यू निकल जा रही है 3। पुनः हम देखते हैं, पुनः हमारा जब हम यानी ये आप ऑलरेडी m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट लटकाए थे तब हमारा क्या कंडीशन मिल रहा था कि यह स्वतः बढ़ रही थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अपने तरफ फोर्स लगा रहे हैं। जब हम m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट लगाए थे तब तो ये l लंबाई बढ़ा था, लेकिन पुनः अब हम अपने फोर्स लगा रहे हैं और mg भी लटका है, तब इसका बल क्या है F डैश है। तब इनमें लंबाई कितनी हुई है y की, L प्लस y, यानी इसके ओरिजिनल लंबाई से कितनी वृद्धि हो गई, L प्लस y की वृद्धि, यानी L भी वृद्धि हुआ था m लटकाने पर और हमारे द्वारा बल लगाने पर भी कितनी की वृद्धि हो गई, y की वृद्धि हुई। तो F डैश बल लग रहा है, इसका जो अपथ्रस्ट फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स है कितना का F डैश है, तो F डैश इक्वल L प्लस y, ऐसे ध्यान से देखेंगे। अतः अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा शार्ट तरीके में ताकि आप लोग अस्थायी पूर्वक इसे समझ सको। F डैश प्रोपोर्शनल फिर क्या होगा L प्लस y। अब ये बल क्या है, हमारा फोर्स तो नीचे की तरफ कर लग रहा है mg के कारण, लेकिन प्रत्यानयन बल किधर लग रहा है, किसकी स्प्रिंग के कारण, ऊपर की तरफ, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट, और अपोजिट के लिए हमेशा निगेटिव साइन लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब कांस्टेंट फिर वही कंडीशन F डैश इक्वल माइनस के L प्लस y, ऐसा कंडीशन हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर मैं कितना मान लेता हूं 4। अब लिखते हैं, ध्यान से देखते हैं, एक बार तो फोर्स F आया, एक बार फोर्स हमारा F डैश आया। अब मैं इसका रिजल्टेंट फोर्स की कैलकुलेशन करता हूं कि परिणामी बल की कैलकुलेशन करता हूं, ऐसे लिखते हैं। अतः इनका परिणामी बल, इनका परिणामी बल, परिणामी बल या परिणामी प्रत्यानयन बल ऐसे लिखते हैं, प्रत्यानयन बल, परिणामी प्रत्यानयन बल मैं मान लिया, कंसीडर कर लिया, माना क्या है, ऐसे माना F डबल डैश है, तब F डबल डैश है, F डबल डैश इक्वल हमारा F डबल डैश या F डबल प्राइम भी बोल सकते हो तुम लोग, F डबल डैश इक्वल F डैश ऐसे लिख लिए, F डैश अब प्लस सब किस पर आरोपित हो रही है, mg पर आरोपित हो रही है, इसमें भी mg पर, इसमें भी किस पर हो रही थी, mg पर, F डबल डैश प्लस mg। अब ध्यान से देखना, इसको समीकरण नंबर में कितना मान लेता हूं 5। अब यहां पे देखिएगा F डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस के L प्लस y है, यहां पे F डैश दिख रहा है। समीकरण 4 से F डैश का मान किस में रखेंगे, समीकरण 5 में रखने पर, ऐसे लिखेंगे समीकरण 4 से F डैश का मान, F डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर ऐसे रख देंगे, तब ध्यान से देखोगे, देखना क्या होगा। अब थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, यहां से मैं कुछ इरेज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके।
देखो ध्यान से डियर फ्रेंड्स, एफ डैश की वैल्यू मेरा कितना है, यहाँ पे इतना है, यह वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो हमें कितना मिल जा रहा है, एफ डबल डैश इक्वल एफ डैश की वैल्यू माइनस के एल प्लस वाई, अब प्लस क्या है एम जी, ऐसा कंडीशन मिला है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, एफ डबल डैश इक्वल माइनस के एल माइनस के वाई प्लस एम जी, ऐसा कंपेयरिंग मिल जाएगी। यानी माइनस के से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस के एल होगा माइनस के वाई होगा। और चूंकि हम अभी अभी के एल के इक्वल के क्या पाया हूं, एम जी, समीकरण नंबर 2 से देख लीजिएगा, एफ डबल डैश इक्वल माइनस, अब के एल की जगह मैं क्या रख दिया एम जी, और माइनस क्या हो जाएगा के वाई और प्लस हमारा क्या है एम जी से एम जी हमारा कट जाएगा, तो एफ डबल डैश इक्वल माइनस कितना बचेगा के वाई, ये रिलेशन मिल जाएगा। आप ध्यान से देखते रहिएगा, न्यूटन के गति के नियमानुसार हम लोग पढ़े होंगे, न्यूटन के ये वाइब्रेशन करने लगेगा यानी ऑसिलेशन करने लगेगा, ऑसिलेट होने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे सरल आवर्त गति करने लगेगा, नीचे ऊपर ऑलरेडी क्या करने लगेगा वाइब्रेट करने लगेगा। तो जब गति करेगा तो गति के अनुसार चलेंगे, न्यूटन के गति के समीकरण से, लेकिन किस समीकरण से बात कर दीजिएगा, कह दीजिएगा द्वितीय समीकरण से, ठीक, किसका समीकरण से, द्वितीय समीकरण से। ऐसे पा जाएंगे कि संपूर्ण बल क्या होगा इसका, एफ डबल डैश इक्वल एम में पढ़े होंगे, एम में इक्वल मैं क्या मान लेता हूं एम अल्फा, क्या मान लिया एम अल्फा, जहां पर अल्फा हमारा क्या होगा कोणीय त्वरण होगा और ए क्या होगा हमारा त्वरण होगा। तब हम ऐसे पा सकते हैं कि यानी एफ डबल डैश के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं एम अल्फा, तो इस एफ डबल डैश के जगह पे मैं क्या लिख दिया एम अल्फा इक्वल माइनस कितना हो गया के वाई। अब आप लोगों को मैं समझाया हूं कि जो हमारा एसिलरेशन का यानी एसिलरेशन फाइंड आउट होती है, कोणीय त्वरण जो फाइंड आउट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मैं कभी ऐसे समीकरण आप लोगों को निकाल के दिया हूं कि अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ये फार्मूला हम आप लोगों को निकाल के दिए हैं कि अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं या करके, एम तो हमारा ऑलरेडी यहां पर है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, अब फिर बराबर माइनस के वाई। अब ध्यान से देखते रहिएगा, इस बात को आप लोग समझते रहिए कि इस माइनस से यानी माइनस को पहले माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इक्वल माइनस के वाई, अब y से y कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो मिला क्या m ओमेगा स्क्वायर इक्वल के, ओमेगा स्क्वायर इक्वल के बटे m, ऐसा कंडीशन। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा रूट में मिलेगा k बटे m। अब इसी को मैं या करके लिख सकता हूं, कुछ इस प्रोसेस से लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, इस इक्वेशन को आप लोग देखिएगा थोड़ा सा सेंस लगा करके कि ओमेगा इक्वल 2 पाई बटे टी, ओमेगा इक्वल 2 पाई बटे टी, 2 पाई बटे टी। अब दिमाग लगाना है आप लोगों को, ओमेगा इक्वल 2 पाई बटे टी इक्वल इसी के बराबर, ओमेगा के बराबर हमारा ए भी है, ये फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल 2 पाई बटे टी, इसी के बराबर हमारा क्या है अंडर रूट के बटे एम। अब या करके मैं लिख सकता हूं कि 2 पाई बटे टी इक्वल अंडर रूट के बटे अंडर रूट एम, इस टाइप से लिख सकता हूं। अब इसको पलटी खिया दो तो टी ऊपर जाएगा बटे 2 पाई नीचे आएगा, तो अंडर रूट एम ऊपर जाएगा और अंडर रूट के हो जाएगा। अब 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो टी इक्वल कितना मिलेगा 2 पाई अंडर रूट एम बटे के। ये हमारा क्या हुआ कि जब कोई स्प्रिंग अगर जो ऑसिलेट करती है, ऐसे खींच के छोड़ देने पर ऊपर नीचे जब ऑसिलेट करता है तो उसका आवर्त काल या दोलन काल कितना की होती है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की होती है, और उसका जो कोणीय वेग होता है, उसका जो यह कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग का समीकरण है अंडर रूट के बटे एम की होती है। दो समीकरण आपको पता चल गया कि एक कोणीय वेग अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट के बटे एम की, और जो उसका दोलन काल यानी आवर्त काल होती है 2 पाई अंडर रूट एम बटे के की होती है। अब ध्यान से देखते हैं, अतः ऐसे लिखते हैं, अतः स्प्रिंग का
कंपन, स्प्रिंग का कंपन या आवृत्ति, कंपन या आवृत्ति, आवृत्ति कितनी होगी कि इस स्प्रिंग की आवृत्ति क्या प्राप्त होगी, n इक्वल हम लोग क्या पढ़े होंगे 1/t, n इक्वल 1/t। अब चूंकि 1/t की वैल्यू कितनी है हमारी 2 पाई बटे अंडर रूट m बटे के, अंडर रूट, इसको मैं देखो इसको मैं इस टाइप से लिख देता हूं ताकि समझने के लिए, अंडर रूट m बटे अंडर रूट के, इसी को बस इस प्रोसेस में, तो मैं यहां लिख दिया अंडर रूट क्या हो गया के। अब थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, के ऊपर पलटी खा जाएगा तो मिलेगा क्या 1/2 पाई अंडर रूट के बटे अंडर रूट m इक्वल मेरा क्या मिलेगा 1/2 पाई और अंडर रूट के m, अंडर रूट के बटे m, यहाँ पे अंडर रूट के बटे m, एक अंडर रूट में, यानी n बराबर क्या मिल गया 1/2 पाई अंडर रूट के बटे m। चूंकि देखो अंडर रूट के बटे m के बराबर मैं क्या निकाला हूं ओमेगा, अंडर रूट के बटे m के बराबर मैं क्या निकाला हूं, अंडर रूट के बटे m के बराबर मैं ओमेगा निकाला हूं। जब ओमेगा निकाला हूं तो इसके जगह पे मैं या करके ऐसे लिख सकता हूं कि n इक्वल 1/2 पाई इंटू ओमेगा। अब इसका 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये देखो ये ध्यान से देखा जाता है आवृत्ति का समीकरण है, यह किसका समीकरण है आवृत्ति का। अब पुनः इसका कोणीय वेग का समीकरण मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं कि 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ओमेगा बराबर 2 पाई n होती है। तो हम इस फार्मूले से और इस स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली से क्या क्या सीखते हैं कि जो जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जर्वर होता है किसी स्प्रिंग पर लटका करके उसको अगर जो ऑसिलेशन या सरल आवर्त गति कराई जाती है तो उसका जो आवर्त काल होता है 2 पाई अंडर रूट m बटे के की होती है और उसका जो कोणीय वेग होता है अंडर रूट के बटे m या 2 पाई n की होती है और उसकी जो आवृत्ति होती है n बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के बाई m की होती है। ये सब ऑलरेडी इनके इक्वेशंस फाइंड आउट होते हैं। अब इसका जो उपयोग है मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि पूरी अभियांत्रिकी में इस स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का उपयोग होता है। तो अगर जो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स।